नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, वो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं 6 सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के, उनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। और साथ में अगर आपको जो पीडीएफ हम यूज़ करते हैं, अगर इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर एक पीडीएफ तथा वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहेगा। तो आप वहां से भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तथा सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है द डेल्टा वेव इज ईईजी रेंज फ्रॉम। तो ईईजी का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो पूछा इस गया है कि इस क्वेश्चन में कि डेल्टा वेव जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज तक। ऑप्शन दिया गया है 4 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज तक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज तक। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 13 से लेके 22 हर्ट्ज तक। यानी पहला ऑप्शन 0.5 से 4 हर्ट्ज तक, और दूसरा ऑप्शन 4 से 8 हर्ट्ज तक, और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8 से 13 हर्ट्ज तक, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया 13 से 22 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, 0.5 to 4 हर्ट्ज तक। आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। लेकिन साथ में ये भी याद किया रहना, जो हमारा 4 to 8 हर्ट्ज है, ये किस वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये हमारा है थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज, जो 4 to 8 है। और साथ में जो 8 to 13 है, ये हमारा है एल्फ़ा वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज। उसी के साथ में जो हमारा 13 से लेके 22 तक है, ये हमारा है बीटा। यानी कि साथ में इसमें ये भी याद किया रहना, जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक है। और जो 4 to 8 है, ये हमारा थीटा फ्रीक्वेंसी रेंज है। और जो 8 to 13 है, यानी कि 8 से लेकर 13 हर्ट्ज जो है, वो एल्फ़ा फ्रीक्वेंसी रेंज की है। और जो 13 से लेकर 22 हर्ट्ज तक है, वो हमारी है बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज। साथ में ये भी याद किए रहना। यानी कि एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। आई होप ये आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लेटर एफ इज द ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम डिनोट्स। यानी जो ईईजी इलेक्ट्रोड होता है, उसमें एफ लेटर जो होता है किस चीज़ को डोनेट करता है। फ्रंट, फेस, फ्रंटनल लोब एंड फास्ट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्रंट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया फेस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फ्रंटनल लोब, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फास्ट। तो था उसमें ईईजी का आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ठीक, ये ईईजी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। फ्रंटल लोब जो होगा उसका राइट आंसर होगा। क्या होता है जब डोनेट, मतलब फ्रंटल लोब क्या होता है, जब हम इस सिर का अपने हेड का जो अपना ईईजी करते हैं, ईईजी, तो वहाँ पे एफ जो आता है वो दिखाता है फ्रंटल लोब को, यानी सिर का ये ईईजी किया जाता है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्या आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग कैन नॉट बी रिड्यूस बाई। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग जो होता है वो किस चीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो पहला दिया शिल्डिंग, दूसरा दिया वायर ट्विस्टिंग, तीसरा दिया गया है मल्टीपल ग्राउंडिंग, और चौथा दिया है कॉमन ग्राउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मल्टीपल ग्राउंडिंग। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग करते हैं तो ये मल्टीपल ग्राउंडिंग लूप बना लेता है, जिससे हम इसका क्या बोलते हैं, इसको हम रिड्यूस नहीं किया सकता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक ग्राउंडिंग, मल्टीपल ग्राउंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं एक ग्राउंडिंग लूप बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप इंसुलेशन एम्पलीफायर। यानी निम्न में से कौन सा इंसुलेशन एम्पलीफायर का टाइप नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका कैपेसिटिव कपल्ड इंसुलेशन एम्पलीफायर, दूसरा दिया गया है ऑप्टिकली इंसुलेटेड इंसुलेशन एम्पलीफायर, तीसरा ऑप्शन दिया गया रजिस्टिव कपल्ड इंसुलेशन एम्पलीफायर, चौथा ऑप्शन दिया गया है
टाइप इंसुलेशन एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा इंसुलेशन एम्पलीफायर नहीं है। तो आपको हम बता दें जो ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर इंसुलेशन होता है सबसे मतलब पॉपुलर इंसुलेशन एम्पलीफायर होता है, ये मोस्ट पॉपुलर इंसुलेशन एम्पलीफायर होता है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब रजिस्टर कपल एम्पलीफायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर कपल्ड एम्पलीफायर। ये इंसुलेशन एम्पलीफायर का कोई पार्ट नहीं है, यानी निम्न में से नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा इंसुलेशन एम्पलीफायर नहीं है। तो ये रजिस्टिव कपल्ड एम्पलीफायर मतलब इंसुलेशन एम्पलीफायर नहीं है। जो ट्रांसफार्मर है मोस्ट कम मतलब पॉपुलर एम्पलीफायर है, लेकिन ये महंगा होने के कारण ये यूज कम किया जाता है। यूज कौन सा किया जाता है, कैपेसिटिव कपल्ड इंसुलेशन एम्पलीफायर, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है ट्रांसफार्मर टाइप इंसुलेशन एम्पलीफायर। तो इसका यूज कम होता है, लेकिन हाँ सबसे अच्छा माना जाता है। और जो कैपेसिटिव कपल्ड एम्पलीफायर है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से एम्पलीफायर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, हो जाएगा कैपेसिटिव कपल्ड इंसुलेशन एम्पलीफायर। ये भी इसी क्वेश्चन में साथ में याद किए रहना। जो रजिस्टिव कपल्ड इंसुलेशन एम्पलीफायर है ऑप्शन नंबर सी, ये कहीं कोई मतलब इंसुलेशन का कोई पार्ट है ही नहीं, ये यूज नहीं किया जाता। ठीक, तो जो ट्रांसफार्मर टाइप इंसुलेशन है सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है, यानी सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन ये यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसका निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया लो बायस एंड ऑफसेट करंट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया हाई स्लीव रेट यानी कि हाई स्लीव रेट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया वेरी लो CMRR। ये गलत है, यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें वेरी हाई CMRR होता है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें दिया गया कौन निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी इज़ नॉट। तो इज़ नॉट में जो CMRR होता है इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर का वो बहुत हाई होता है, और यहाँ दिया गया वेरी लो इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, तो ये इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर बात की जाए CMRR की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये भी आप साथ में याद किया रहना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो आंसर नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीकेज करंट मीन्स। निम्न में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो प्रोवाइड मतलब कि लीकेज करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंसुलेशन एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आइसोलेशन एम्पलीफायर। आइसोलेशन एम्पलीफायर जो होता है वो लीकेज करंट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आइसोलेशन एम्पलीफायर का काम क्या होता है, आइसोलेशन एम्पलीफायर का काम होता है जब हम इनपुट से सोर्स लेते हैं, यानी सोर्स से हम डाटा लेते हैं और जो आउटपुट में देते हैं, तो उससे हमें एक बीच में ब्रेक मतलब कि लीकेज करंट को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि जो हम एम्पलीफायर उसमें लगाए होते हैं उस एम्पलीफायर को ये जो नॉइस होती है उसको एम्पलीफाई नहीं होने देते हैं और उसको वहीं ब्रेक करके उसको वहीं ख़त्म कर देता है, जिससे हमें जो प्रॉपर डाटा होता है वो आउटपुट में हमें मिलता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ क्या बीमारी है क्या क्या है, मतलब कि एक एक्यूरेट डाटा हमें आउटपुट में मिलता है। तो इसका काम होता है आइसोलेशन एम्पलीफायर का, यानी कि जो लीकेज करंट होती है उसे वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, जो अनडिजायर्ड सिग्नल होता है उसे वहीं पे ब्रेक कर दिया जाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कॉमनली यूज, यानी कि मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है किसको, आइसोलेशन एम्पलीफायर प्रोवाइडिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीकेज करंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 7, सोर्स ऑफ बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन नेचर, यानी कि नेचर में बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी आयनिक, ऑप्शन नंबर डी दिया है मैकेनिकल। तो इसका रियल आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना, जो इलेक्ट्रॉन अगर होता तब होता, इलेक्ट्रॉनिक ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आयनिक जो होता है उस नेचर का एक सोर्स होता है बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयनिक। आयनिक ही हमें नेचर में मिलता है और उसको तो हम बाद में मैन्युफैक्चर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी और किस में कन्वर्ट करते हैं, वो बात की बात है। ठीक, तो नेक्स्ट तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, आयनिक इज राइट आंसर।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पॉल्सील मसल्स मीन्स, यानी पॉल्सील मसल जो होती हैं उसका मतलब क्या होता है, यानी पॉल्सील मसल किसे कहते हैं, जो हमारा मतलब लकवाग्रस्त मसल होते हैं उसे पॉल्सील मसल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पहला राइट मसल, ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्टिव मसल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनवॉलेंट्री मसल्स। यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया लकवाग्रस्त मसल, दूसरा ऑप्शन दिया एक्टिव मसल जो सक्रिय मसल्स होती हैं, तीसरा ऑप्शन दिया वॉलेंट्री मसल्स यानी जो हमारी इच्छा अनुसार चलती हैं, और चौथा ऑप्शन दिया इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 8 का हमारा जो पहला आंसर मतलब आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि पहले दिया गया है लकवाग्रस्त मसल्स मतलब क्या होता है, तो उसका होगा पैरालाइज्ड मसल्स। ऑप्शन नंबर ए से ही हमें पता चलता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लकवाग्रस्त मसल क्या होगा, पैरालाइज्ड मसल ही होंगे, लकवाग्रस्त मसल ही वही पैरालाइज्ड मसल होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द रिलेटिवली स्टैटिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ क्यूसेंट सेल्स कॉल्ड, यानी क्यूसेंट सेल्स जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला कहा गया है हाफ सेल पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर ए हाफ सेल पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया एक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी दिया है रिसेंटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सेल पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसेंटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा क्या क्यूसेंट सेल होती है उसी को कहा जाता है रिसेंटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आंसर नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फोनोकार्डियोग्राफी इज लिसनिंग टू, तो आप ये भी जान लें फोनोकार्डियोग्राफी को जो शॉर्ट में कहा जाता है वो कहा जाता है PCG। PCG का फुल फॉर्म ही होता है फोनोकार्डियोग्राफी। तो फोनोकार्डियोग्राफी इज लिसनिंग टू, यानी फोनोकार्डियोग्राफी जो टेस्टिंग होती है वो क्या मेजर करता है या क्या सुनता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आर्म मसल साउंड, दूसरा ऑप्शन दिया है लंग्स साउंड, तीसरा ऑप्शन दिया हार्ट साउंड, तो चौथा ऑप्शन दिया है रिस्पेक्टिवली ट्रैक साउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, यानी हार्ट साउंड, यानी कि जो दिल की धड़कन होता है उसी को सुनता है क्या, फोनोकार्डियोग्राफी। फोनोकार्डियोग्राफी से हम हर धड़कन मेजरमेंट करते हैं कि हाँ कितनी पल्सेस के 1 सेकेंड में या 1 मिनट में आ रही हैं। तो इसका आंसर नंबर 10 जो है उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हार्ट साउंड। हार्ट साउंड को मेजर करता है क्या, फोनोकार्डियोग्राफी, जिसका शॉर्टकट होता है PCG। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द मटेरियल यूज्ड इन लिम्ब सरफेस इलेक्ट्रोड इज, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है आप देखे होंगे जब कहीं चेकिंग अपना कोई भी चेकअप करवाने जाओ तो वहाँ जब आपको इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसके ऊपर एक कोई पेस्ट लगाते हैं, गम जैसा एक पेस्ट होता है उसको लगाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि लिम्ब सरफेस इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कापर, ऑप्शन नंबर सी दिया है गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मन सिल्वर। जो हमारा सरफेस लिम्ब सरफेस इलेक्ट्रोड होता है उसमें जो पेस्ट यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है जर्मन सिल्वर किया जाता है, जिससे वो जो हमारी बॉडी से जो भी डाटा होता है वो इलेक्ट्रोड के थ्रू होकर मशीन को दे देता है। जो हमारा स्क्रीन होता है डिस्प्ले जो मैटर होता है, यानी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पर वो पूरा डाटा शो कर देता है। तो उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया, कौन सा पेस्ट यूज़ किया जाता है, जर्मन सिल्वर, यानी कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, जर्मन सिल्वर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वेल्स कप इलेक्ट्रोड्स हैव, यानी वेल्स कप इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लो कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर बी दिया है निग्लेजिबल कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाई कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर डी दिया है जीरो कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हाई कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, यानी कि जो हमारा आंसर नंबर सी है और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो हमारा वेल्स कप इलेक्ट्रोड होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाई कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, यानी जो वेल्स कप इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें हाई कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस होता है। कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस मतलब समझते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है जो हमारी बॉडी होती है उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, यानी उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, जिससे हमें वो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है।
यानी हमारी बॉडी जहाँ से हमें चेकअप लेना है, यहाँ से हमें डाटा लेना है, वहाँ और जो इलेक्ट्रोड उस पर लगाया जाता है चेकअप करने के लिए, उन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन या फिर जो पेस्ट लगाया जाएगा उसका जो रेजिस्टिव होगा बहुत हाई होगा। इसलिए जो हमारा वेल्स कप इलेक्ट्रोड होता है, वेल्स कप इलेक्ट्रोड का जो कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस होता है बहुत हाई होता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर राइट, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इन फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड डज नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन। यानी कि जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड होता है, फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड में जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है उस जो स्किन होती है, बॉडी होती है, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता है। राइट आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू एक सही, जो कथन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू दिया गया है। अगर देखा जाए थोड़ा गौर से तो कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, उससे पहले आपको एक पेस्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद ही उसे कांटेक्ट किया जाता है। आपकी बॉडी पे एक पेस्ट लगा के ही उसे कांटेक्ट किया जाता है। तो जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड होता है, जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड में मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो बॉडी से सीधे कांटेक्ट नहीं करता। इट इज़ ट्रू, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद हार्ट इज नोन एज। यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी विद्युत संबंधी रिकॉर्ड को रीड करना या फिर ऑब्जर्व करना किस मेथड से किया जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है EEG, ऑप्शन नंबर बी दिया गया EOG, ऑप्शन नंबर सी दिया गया EMG, ऑप्शन नंबर डी दिया गया ECG। तो आपको तो पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ECG। ये तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी होता है उसी के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी यानी ECG के थ्रू ही हम हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई लेना होता है तो ECG के थ्रू लेते हैं। तो ये तो राइट आंसर होगा। अब बात आती है इसका फुल फॉर्म। तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फुल फॉर्म जरूर याद किया रहना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है ECG का। और EEG का क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। और EMG का होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EMG का होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EOG का एक बार देख लेना, हम भी इसमें भूल नहीं क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो एक बार इसको जरूर आप चेक कर लेना EOG का फुल फॉर्म क्या होता है। EEG का होता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, EMG का होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी और ECG का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसके द्वारा हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसको रीड करते हैं, उसके सिग्नल को हम प्रोवाइड मतलब कि उसके सिग्नल को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी जो चेकअप किया जाता है वो ECG ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द प्राइमरी पीस मेकर ऑफ हार्ट। यानी कि निम्न में से किसे प्राथमिक पीस मेकर, हार्ट का पीस मेकर माना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सीनो आर्टियल नोड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है परकिंजे फाइबर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बंडल ऑफ हिज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए सीनो आर्टियल नोड। सीनो आर्टियल नोड जो होता है वो हार्ट का पीस मेकर माना जाता है, प्राइमरी पीस मेकर माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद किए रहना। जो 15 नंबर क्वेश्चन का पहला जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है। तो आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल से फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में यूज़ किया गया PDF आपको एट इज़ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।